हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब जो टाइप्स ऑफ चार्ज होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये बात किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो आवेश होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जिसका नाम पहला बेटा होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हिंदी में बात करें तो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब ये बात आता है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश से क्या समझते हैं आप, मतलब क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ये केमिस्ट्री में भी आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा कि किसी वस्तु पे धनावेश कब आता है और किसी वस्तु पे ऋणावेश कब आता है। कोई भी एलिमेंट्स होता है, कोई भी वस्तु होता है बेटा, पहले वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि उस वस्तु पर नेट आवेश क्या होता है? शून्य होता है। नेट आवेश का मतलब उस वस्तु में जितने नंबर ऑफ प्लस होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? माइनस होंगे। तो जितने प्लस उतने माइनस को जब आप जोड़ोगे तो उस वस्तु पे जो नेट आवेश आएगा वो क्या होता है? जीरो होता है। तो जिसके ऊपर नेट आवेश जीरो होता है बेटा, नेट आवेश शून्य होता है, उस वस्तु को हम बोलते हैं उदासीन वस्तु, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि कोई वस्तु धनावेशित कब होगी और ऋणावेशित कब होगी। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट ले लें, चलो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम की बात कर लेते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 11 का मतलब बेटा इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? 2 8 1, ये लिखेंगे ना। अब सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहला कक्षा तो भरा हुआ है, दूसरा भी भरा हुआ है, जो लास्ट ऑर्बिट है बेटा वो क्या है? खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट में भरने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब सोडियम करेगा क्या? इसके पास दो रास्ते हैं, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन क्या ले। तो बेटा इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या होगी? थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बट एक इलेक्ट्रॉन देने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से क्या कर सकता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो होगा क्या कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया, तो अब जो सोडियम है, सोडियम के अंदर अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची? 10, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11 है। तो बेटा किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो होगा क्या कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो इस वस्तु पे कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। कैसे आया धनावेश? क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि बेटा जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसने दान किया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 से हो गई 10, प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 है, तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस वस्तु पे धन आवेश आ गया। इसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। तो धनात्मक आवेश आया कैसे? जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हुई कमी। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पे आ जाता है धन आवेश, और इस धन आवेश को हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, जिसे धनात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसी तरह बेटा यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। अब ऋणात्मक आवेश की बात करें तो क्लोरीन समझते हो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? इसमें उतने नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन भी होंगे। तो अब होगा क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 2 8 7 होता है। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना करेगा क्या? अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से किसी से ले ले या अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे, ठीक है। तो ये करता क्या बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी पे, तो अब क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 17 से 18, और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितना है बेटा? 17। तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। तो इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है?
माइनस आ जाता है। और इस माइनस आवेश को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आवेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश आया कब? कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु पे ऋण आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है ना? तो परिभाषा लिखना चाहो बेटा तो बहुत ही सिंपल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, जिसे धनात्मक आवेश कहा जाता है। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और ये चीजें केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा, तो ये बताने की वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दें कि बेटा किसी वस्तु पे धनावेश और ऋणावेश कब आता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक हम इस पे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यहाँ पे नोट पॉइंट आप हेडिंग डालो। नोट पॉइंट का मतलब होता है कि एक बात आती है सजातीय आवेश, और एक होता है बेटा विजातीय आवेश, या इसी को कहते हैं समान आवेश। सजातीय आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा? समान आवेश। और दूसरा जो आवेश होता है एक तरह से कह सकते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, या इसी चीज को हम कहते हैं विपरीत आवेश। विपरीत आवेश। तो समान आवेश और सजातीय आवेश किसे कहते हैं, या विपरीत आवेश या विजातीय आवेश किसे कहते हैं? तो एक जैसे जो आवेश होते हैं ना, एक जैसे आवेश, उसको बोला जाता है सजातीय आवेश। जैसे मैं कहूं यहाँ पे दो आवेश लिखूं कि एक प्लस है, दूसरा आवेश भी क्या है? प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक जैसा आवेश है, तो इस आवेश को हम क्या बोल सकते हैं? सजातीय आवेश। अगर मैं यहीं पे कह देता कि एक माइनस है और दूसरा भी क्या है? माइनस है, तो ये भी आवेश कैसे आवेश हो जाते बेटा? एक जैसे आवेश है, सजातीय आवेश हो जाते हैं। विजातीय का मतलब विपरीत आवेश, दोनों का जो बेटा चिन्ह है वो विपरीत हो, एक प्लस हो दूसरा क्या हो? माइनस हो, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे? बताना ये चाह रहा हूं कि जो सजातीय आवेश होते हैं मतलब एक जैसे आवेश होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है बेटा? प्रतिकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण। तो यहां पे लिखोगे क्या? दो सजातीय आवेशों के बीच, दो सजातीय मतलब समान, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और दूसरा बेटा कि दो विजातीय आवेशों के बीच, दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना? तो ये बेटा मैंने दो पॉइंट आपको लिखाया कि एक जैसे आवेश होंगे तो उनको भाई उनके बीच जो बल काम करने वाला प्रतिकर्षण, और दो भी मतलब अलग अलग आवेश होंगे, विजातीय आवेश होंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो उनके बीच कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, प्रतिकर्षण का मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, कोशिश करेंगे दूर भेजने की कोशिश, तो उस बल को हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना? तो कभी बेटा एक जैसे आवेश एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, वो कभी आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे प्रतिकर्षण और आकर्षण ना बोल के हम एक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, जब भी बात आएगी बेटा आकर्षण प्रतिकर्षण बल ना बोल के हम बोलेंगे बेटा क्या? स्थिर वैद्युत बल। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। ठीक है ना? तो स्थिर वैद्युत बल के अंतर्गत बेटा आपका आकर्षण भी बल आ जाएगा और प्रतिकर्षण बल भी आ सकता है। ठीक है ना? तो ये चीजें याद रखना बेटा कि अब हम यहाँ पे प्रतिकर्षण आकर्षण बल ना बोल के हम कौन सा बल बोलेंगे बेटा?
कि स्थिर वैद्युत बल। तो आपसे केवल इतना पूछा जाए कि आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण ना बोल के हम कौन सा बल कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा टॉपिक था सजातीय आवेश और विजातीय आवेशों के बीच में, थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको लिखाया। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बेटा कंडक्टर, चालक। ठीक है ना, तो फटाफट हेडिंग लगा लो चालक। चालक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि चालक क्या होता है। ठीक है ना, चालक, चालक क्या होता है बेटा, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें धारा का बेटा प्रवाह आसानी से हो जाए, भाई जिस ऐसा पदार्थ हम कह सकते हैं चालक कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाए, आसानी से हो जाए, आसानी से कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा, उसका प्रवाह आसानी से हो जाए, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और किसी भी चालक की जो चालकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चालकता क्या होती है, चालक की अधिक होती है, बट जो प्रतिरोधकता होती है चालक की, प्रतिरोधकता होती है जो बेटा, वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि प्रतिरोध बेटा आप आगे पढ़ोगे कि प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता ज्यादा होगा तो उसकी चालकता कम हो जाएगी, तो वो चालक की भांति थोड़ी व्यवहार करेगा फिर। ठीक है ना, तो चालक का काम होता है जिसमें धारा का प्रवाह बड़ा सुगमता से हो जाए। ठीक है ना, आसानी से हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें बेटा तो क्या हो सकता है चालक। ठीक है ना, जैसे आप आयरन कह सकते हो। ठीक है ना, और क्या कह सकते हो बेटा, चांदी कह सकते हो, सोना कह सकते हो। जो एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स भी एक तरह से चालक का ही काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी होती है वो भी चालक ही काम करती है बेटा, क्योंकि बेटा अगर हम क्या करते हैं, हमें करंट लगती है, अगर हम किसी तार को, कटा हुआ तार को टच करें तो करंट लगता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी धारा का प्रवाह हो सकता है, तो हम भी किस किस भांति व्यवहार करेंगे, चालक की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो चालक का मतलब बेटा कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए चालक कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि जो चालक होता है, चालक की चालकता अधिक होती है। चालक की चालकता अधिक होती है, अधिक होती है, परंतु प्रतिरोधकता कम होती है, कम होती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में बात करें बेटा तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, जो हमारा सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। ठीक है ना, लोहा हो सकता है। ठीक है ना, मनुष्य हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जानवर। ठीक है ना, ये सब किसकी बात व्यवहार करेंगे, चालक की बात व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये चालक होते हैं। ठीक है, अगला जो हेडिंग आता है हमारा कुचालक, इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, क्या होते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बेटा हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा हीरा होता है, कांच होता है, रबड़ हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, और शुद्ध जल भी हम कह सकते हैं, शुद्ध जल, ये भी किसकी भांति व्यवहार करेगा बेटा, कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं पॉइंट और, ठीक है, कि कुचालक की प्रतिरोधकता अधिक होती है,
प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है परंतु चालकता कम होती है, चालकता कम होती है। क्या बताया मैंने, प्रतिरोधकता बेटा इसका अधिक होता है और चालकता क्या होता है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि भाई प्रतिरोधकता इसकी कम होती है, इसकी चालकता ज्यादा होती है, तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। और एक चीज और कह सकते हो बेटा कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त का मतलब फ्री, आवारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो चालक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है बेटा एक नंबर का, कि किसी चालक में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, याद रखना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है बेटा। इसलिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, और चालकता क्या होती है, कम होती है, और धारा का प्रवाह नहीं होता है। एक और पदार्थ आता है बेटा जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। वो अर्धचालक आपको इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं अर्धचालक क्या होता है, जो चालक और कुचालक के बीच की कड़ी होती है। ना तो ये पूर्ण रूप से चालक होता है, ना ही पूर्ण रूप से कुचालक होता है, ठीक है ना। तो आप इसको चालक कह सकते हो, ना ही कुचालक कह सकते हो, मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है लेकिन आसानी से नहीं होता है, ठीक है ना के बराबर होता है, ठीक है ना। एक तरह से देखिए तो ना तो हम पूर्ण रूप से इसको चालक कह सकते हैं अर्धचालक को, ना ही कुचालक कह सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो बेटा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना, ये कैसे पदार्थ है हमारे, अर्धचालक हैं। अब इनको इनमें धारा का प्रवाह कराना है तो क्या करना है, इन पदार्थों को थोड़ा सा गर्म करोगे ना बेटा, तो जैसे आप क्या करोगे, गर्म करोगे ना, तो इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होंगे बंध इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो जुड़े होते हैं, तो वहां पे जो बना होता है सहसंयोजी बंध जो होता है वो टूट जाता है जब इन पदार्थों को हम गर्म करते हैं, जो हमारे अर्धचालक होते हैं। तो जब वो सहसंयोजी बंध टूट जाता है बेटा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, चालक उस पदार्थ में क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और जब किसी भी पदार्थ में बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, गति करेंगे, तो उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच की स्थिति होती है, बीच की कड़ी होती है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या होता है, जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ठीक है ना, और लेड भी हम कह सकते हैं बेटा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, अर्धचालक है, ठीक है। तो अर्धचालक मैंने बता दिया, चालक बता दिया, कुचालक बता दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है बेटा, वो आता है क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र। तो हेडिंग फटाफट आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगा लो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड यार, ठीक है ना। क्या होता है, परिभाषा लिख लेते हैं पहले। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना बल का, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है,
ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना स्थिर वैद्युत बल का मतलब बेटा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो आकर्षण बल का, इसलिए मैंने यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल बोला, ठीक है ना, का अनुभव करता है, वह क्षेत्र ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या, अब यहाँ पे एक चीज और कि ये मान लेते कोई हमारा प्लस क्यू आवेश है, अब इसका अपना एक एरिया है, एक अपना इसका एक क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसके क्षेत्र के बाहर कोई एक दूसरा आवेश, इसको मान लेते Q1 है, एक दूसरा आवेश है जिसका नाम क्या है Q2 है, ठीक है। लेकिन ये दोनों है एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है ना। जब तक ये आवेश इसके क्षेत्र से बाहर है तो क्या ये बल का अनुभव करेगा? नहीं करेगा बेटा। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये इसके क्षेत्र में इंटर कर जाएगा तो आपको पता है ना कि मैंने बताया ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक जैसे आवेश है तो एक जैसे आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण। तो ये क्या करेगा? अपने क्षेत्र से इनको क्या करेगा? भगाने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो वही चीज मैंने लिखा है बेटा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, दूसरा आवेश जब आएगा तो जितना स्थिर वैद्युत बल, जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र, मतलब यह क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर ये बेटा प्लस आवेश से जब आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर यहीं पे बेटा हम प्लस ना लेके इसको माइनस ले लेते तो जब ये यहां पे आता तो इनके बीच कौन सा बल काम करता? आकर्षण बल काम करता, ठीक है ना। तो यहां पे बेटा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण भी बल हो सकता है, ठीक है ना। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना प्रतिकर्षण बल या जितना आकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र, मतलब यह क्षेत्र इस आवेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं एग्जाम्पल में बेटा, तो जैसे देखो ध्यान से, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप सपोज करो कहीं आप खड़े हैं और या दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ अगर आप खड़े हैं, आपके डैडी अगर आपको देख रहे हो तो आप क्या कहते हो? कोई भी ऐसी हरकतें, कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करते हो कि जिससे आपको क्या पड़े? डांट पड़े, क्योंकि आपको पता है कि पापा देख रहे हैं और पापा देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा कोई काम किया तो घर पे चल के पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों? आप क्यों डर क्यों रहे हो? आपको एक बल का अनुभव हो रहा है, क्यों? क्योंकि पापा का एक क्षेत्र है, पापा का एक क्षेत्र है, जहां तक पापा की नजर जा रही है, पापा आपको देख रहे हैं और आप अपने पापा को देख पा रहे हैं, तो पापा का एक क्षेत्र कायम हो गया। और पापा के क्षेत्र में आप हो, और पापा के क्षेत्र में आप हो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उनके क्षेत्र में हो, तो आपके ऊपर क्या होगा? एक बल का अनुभव हो रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, तो आपके ऊपर एक बल का अनुभव हो रहा है कि कोई ऐसी हरकतें ना करे जिससे हमको क्या हो? डांट खानी पड़े, ठीक है ना। तो आपके ऊपर एक बल का अनुभव हो रहा है। लेकिन अगर वहीं बेटा, अगर आपके पापा वहां से गायब हो जाएं, सपोज करो वहीं से कहीं रूम में चले जाए, कहीं हट जाएं, बस आपके पापा आपको देख नहीं पा रहे ना, तो आप पापा को देख पा रहे हो, तो पापा का क्षेत्र क्या? गायब। तो आप क्या सोचो? अरे क्या बात है, पापा चले गए, पापा देख नहीं रहे, इसका मतलब पापा का क्षेत्र गायब। तो पापा का क्षेत्र गायब, इसका मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अनुभव, बल का अनुभव नहीं होगा, तो आप फ्री हैं, जो करना चाहो कर सकते हो। तो भाई ऐसे बेटा ये भी होता है कि अगर ये आवेश बाहर है, इसके क्षेत्र से बाहर है, अगर हम कहें कि ये जो आवेश है बेटा इसके क्षेत्र से बाहर है, तो किसी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आवेश इसके क्षेत्र में एंटर कर जाता है तो क्या होता है बेटा? एक बल का अनुभव करता है। तो वह जो क्षेत्र होता है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा? उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसकी डिफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक आता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, उसको हम लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालो फटाफट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? इसकी परिभाषा लिखो। किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह जितना
वह जितना बल का अनुभव करता है वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना। अब अगला बात आता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम किससे लिखते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से, कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है, अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या बताया इसकी परिभाषा की, किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या? जैसे मैंने कहा कि ये सपोज करो ये कोई क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र है, मैंने बता दिया किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। अब यहां से बेटा मैंने क्या किया, एक एकांक धनावेश है जिसका नाम क्या है? क्यू नॉट। ये क्या है बेटा? हमारा एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब समझते हो ना कि जिनका मान 1 कूलाम हो, एकांक धनावेश। ठीक है ना। अब इस एकांक धनावेश को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, ये प्लस क्यू है बेटा, मान लेते हैं इसका एक क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश है, इसका अपना एक एरिया है जिसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, अपना एक क्षेत्र है। जब इस एकांक धनावेश के इसके क्षेत्र में लाएंगे तो वह जितना बल का अनुभव करेगा, कौन सा बल लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल। अगर ये माइनस आवेश होता तब आकर्षण बल लगता। ठीक है ना। तो किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वो जितना बल का अनुभव करेगा, चाहे वो 10 न्यूटन, ये इस पे 10 न्यूटन का बल लगाए या 5 न्यूटन का बल लगाए या 20 न्यूटन का बल लगाए, जितना बल का अनुभव करेगा ये आवेश, वही बल ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम? देखो यहां से फार्मूला लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो सकता है बेटा? स्थिर वैद्युत बल लिख सकते हैं यहाँ पे, स्थिर वैद्युत बल बटे एकांक धनावेश, अब इसको हम लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से, स्थिर वैद्युत बल को हम किससे लिखते हैं? एफ से, एकांक धनावेश को लिखते हैं क्यू नॉट से। तो ई बराबर हमको फार्मूला मिल गया एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे हम देखो समझ सकते हैं परिभाषा, क्या समझ सकते हैं कि एकांक धनावेश को, क्यू नॉट क्या है? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वो जितना बल का, ये अब क्या है हमारा बल ना, स्थिर वैद्युत बल, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल, जितना बल का अनुभव करता है वह बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। अब इसके मात्रक देख लेते हैं, तो हेडिंग डालो फटाफट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद इसका बीमी सूत्र देखते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है? मात्रक ई बराबर अभी मैंने पढ़ा है क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। भाई ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और ये आवेश है बेटा, एकांक धनावेश है, तो आवेश का मात्रक अभी मैंने बताया क्या होता है? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सी पद्धति का मात्रक? एमकेएस पद्धति का, याद रखोगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना। अगर यहीं पे बात करें बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया एमकेएस पद्धति के मात्रक। और अगर मैं इसी को और मॉडिफाई करना चाहूं, एक और अन्य मात्रक बनाना चाहूं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसी में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, यहां से मीटर से गुणा कर दें और मीटर से भाग दे दें, तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा? न्यूटन मीटर मिल जाएगा, और बटे कूलाम
मीटर। और अगर याद करो आपने बेटा 9th क्लास और 11th क्लास में पढ़ रखा है कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, बल का मात्रक न्यूटन, डी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते थे बेटा, जूल। तो जहां बेटा न्यूटन मीटर लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। और बटे सी मतलब गुलाम इंटू बेटा क्या, मीटर। और एक चीज और आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा कि विभव बराबर क्या होता था, W अपान Q। याद करो, जूल बटा गुलाम लिखते थे, और जूल बटा गुलाम इसका मात्रक होता था, इसी को हम लिखते थे वोल्ट। क्या लिखते थे, वोल्ट। तो जहां जूल प्रति गुलाम है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या बेटा, वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। और बटे क्या, मीटर। तो हम कह सकते हैं कि एक मात्रक और बन गया, क्या, एक मात्रक और इसका बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर। क्या बन गया, ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना। कौन सी पद्धति का मात्रक है ये सब, एमकेएस पद्धति का। ठीक है ना, याद रखना, या तो न्यूटन कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम, या बेटा वोल्ट प्रति मीटर। इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्यों, क्योंकि मीटर से गुणा कर लिया और मीटर से भाग कर दिया। किसी भी समीकरण या किसी चीज में बेटा जितना ऊपर से गुणा किया जाता है उतना नीचे से भाग दिया जाता, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीटर से गुणा कर दिया और मीटर से भाग दिया, तो ऊपर हो गया न्यूटन मीटर और नीचे कुलाम मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल, कुलाम मीटर लिख दिया। उसी तरह बेटा जूल प्रति कुलाम को हम लिखते हैं वोल्ट, और यहाँ पे नीचे क्या बचा है, मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक नंबर का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर के पेपर में आप उठा के देखो, उसमें पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सभी बच्चे ये ढूंढ रहे थे कि न्यूटन प्रति कूलम है, ये नहीं है, क्वेश्चन गलत है। तो गलत नहीं हुआ बेटा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हो जाता है कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर भी था, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर भी था, तो ये याद रखोगे, वोल्ट प्रति मीटर। और ये तो एमकेएस का हो गया। सीजस की मैं बात करूं तो सीजस में क्या बन सकता है, ई का मात्रक सीजस पद्धति में क्या हो सकता है, याद रखना, न्यूटन जाएगा बेटा सीजस में, तो डाइन बन सकता है ये, और मीटर किसमें बदल सकता है, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। तो बेटा ये हो सकता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक सीजस पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर नहीं, स्टेट कूलम यार। ठीक है ना, स्टेट कूलम। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूटन बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है, सीजस में करोगे तो डाइन हो जाएगा। कूलम का मात्रक एमकेएस पद्धति, आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलम होता है, सीजस पद्धति में क्या होता है, स्टेट कूलम। तो सीजस पद्धति में पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप लिख सकते हो डाइन प्रति स्टेट कूलम। ठीक है ना। ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति का। तो याद रखोगे। अब ये तो इसका मात्रक की बात हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं क्या, इसका बीमित सूत्र। इसका बीमित सूत्र क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो बीमित सूत्र हम कैसे निकालेंगे। बीमित सूत्र बेटा आपने 11th भी पढ़ रखा होगा कि बीमित सूत्र कैसे निकालना है। ई का मात्रक होता है बेटा हमारा क्या, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो देखो जहां न्यूटन है वहां अगर लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये एम हो गया और ये ए हो गया। अब बराबर क्या होता था, एम ए। याद रखो यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। इसका मात्रक केजी, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर को ही तो कहते थे क्या, न्यूटन कहते थे। तो जहां न्यूटन लिखा जा सकता है वहां केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैंने न्यूटन का स्थान पे लिख दिया, इनटू बेटा कूलम को, अभी मैंने बताया कूलम को लिख सकते हो एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हो, एम्पियर सेकेंड। तो अब इसको गुणा कर लो, आ गया आपका केजी मीटर बटे एम्पियर सेकंड स्क्वायर का गुणा सेकंड में करो तो सेकंड के पावर कितना, 3। अब फिर बीमित सूत्र आपको पढ़ाया मैंने कि जहां केजी दिख जाए उसका बीमित सूत्र कैपिटल एम, जहां मीटर दिख जाए उसका बीमित सूत्र एल कैपिटल एल, जहां एम्पियर दिख जाए उसका बीमित सूत्र ए, जहां सेकंड दिख जाए उसका बीमित सूत्र टी। कितनी बार है, 3 बार। इन सबको एक कोष्टक में लिख लो। तो बेटा ये एम आ जाएगा, एल आ जाएगा, और ये टी के पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ए के पावर ऊपर जाएगा तो ये ए के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ई का बीमित सूत्र कितना आ गया, यम यल टी के पावर -3 ए के पावर -1। ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट करो, और इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आगे बेटा हम क्या करेंगे, आवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आवेशन क्या होता है।